हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में कि आर्टिकल 13 जो है क्या बोलता है। ठीक है, अगर आर्टिकल 13 के हेडिंग की अगर हम बात करें तो क्या बोलती है इसकी हेडिंग, देखो, लॉज इन कंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंटली जो है हमारा भारतीय संविधान हमको जो है 6 फंडामेंटल राइट जो है प्रोवाइड करता है, जैसे कि राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें मिलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें मिलती है। तो ये क्या है, ये 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब आर्टिकल 13 भी जो है ना यही बोल रहा है कि देखो भाई, जो भी कानून है इंडिया में, जो भी लॉज है इंडिया में, अगर वो लॉज है, वो जो कानून है, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, फंडामेंटल राइट को चोट पहुंचा रहे हैं या फिर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लॉज में से उस पार्ट को हटा देंगे जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा, ये काम जो है हमारी न्यायपालिका कर सकती है। कैसे करेंगी, जुडिशियल रिव्यू का यूज कर कर करेंगी। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी न्यायपालिका, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो, किसी लॉ का रिव्यू कर कर हमको ये बताता है कि ये जो लॉ है क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या ये जो लॉ है क्या फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब है किसी कानून को चेक करना कि वो कानून जो है वैलिड है या इनवैलिड है। अब ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर मिलती है हमारी न्यायपालिका को, वो कहाँ से मिलती है, वो भी जो है आर्टिकल 13 से ही मिलती है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 के जो है फोर सेक्शन है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4। इसको जो है अभी जो है हम आगे विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अब हमारे इंडिया में जो है कानून बनाने का काम किसका है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का है, मतलब संसद का है, या लेजिस्लेचर हम जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, हमारे इंडिया में कानून बनाना। और ये जो लेजिस्लेचर कानून बनाती है, इस कानून को जो है इंडिया में लागू करने का काम कौन करता है, ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, ये क्या करती है, जो हमारे संसद ने कानून बनाया उस कानून को जो है इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करती है। और जो हमारी न्यायपालिका होती है ना, ये क्या करती है, ये नजर रखती है कि जो कानून हमारे संसद ने बनाया और जो कानून हमारे एग्जीक्यूटिव ने इंडिया में लागू किया, क्या वो कानून जो है वैलिड है या इनवैलिड है। उस कानून को चेक करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। ठीक है, अब इसको सेपरेशन ऑफ पावर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो तीनों ऑर्गन्स है ना, एक दूसरे को आपस में चेक कर सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंस कर सकते हैं। क्यों, अब मान लो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। अब मान लेते हैं कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत के संविधान में इसको जो शक्तियां दी है, अगर ये अपने पावर्स के, ये अपने शक्तियों से बाहर जाकर, मैंडेट से बाहर जाकर अगर कल को काम करना शुरू करती है, तो क्या होगा, इस लेजिस्लेचर पर कंट्रोल कौन करेगा, इसको चेक कौन करेगा, तो हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर क्या करेंगे, हमारे लेजिस्लेचर को कंट्रोल करेंगे और बोलेंगे कि देखो भाई, आपको जो है संविधान में जो शक्ति दी है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इसी तरह हम मान लेते हैं कि देखो भाई, कल को जाके एग्जीक्यूटिव जो है हमारे भारतीय संविधान में जो इनको मैंडेट मिला है, जो पावर मिली है, इसके बाहर अगर जाकर काम करती है तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारे जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिलकर जो है इसे कंट्रोल करेंगे, इसे चेक करेंगे। ठीक है, और बोलेंगे कि देखो भाई, आपको भी जो है अपनी मर्यादा में रहकर जो है काम करना चाहिए। इसी तरह कल को जाके अगर हमारी जुडिशरी जो है अपने, यानी कि पावर के मैंडेट से बाहर जाकर अगर काम करती है, तो इसको कंट्रोल कौन करेंगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर जो है हमारी न्यायपालिका को जो है कंट्रोल कर सकती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोला जाता है, और सेपरेशन ऑफ पावर भी जो है इसी को बोला जाता है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 की। बेसिकली ये जो बात करता है, ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का मतलब क्या होता है, अब क्या था, 1947 से पहले हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जितने भी कानून बने, जितने भी एक्ट बने ना, उनको हम क्या बोलेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बोलेंगे। अब सवाल ये था हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारे न्यायपालिका के सामने, अब हमारा संविधान बन चुका था, हमारा संविधान लागू हो चुका था इंडिया में, तो क्या हम ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है इसको कंप्लीटली डेड डिक्लेयर कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, इसको जो है हम कंप्लीटली डेड डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये कानून जो है अभी भी बने रहेंगे। बट यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन बोली, न्यायपालिका ने बोला कि देखो भाई, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, ये तो बने रहेंगे,
लेकिन अगर ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे हमारे, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है हम क्या करेंगे उसमें से प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ना, वो जो पार्ट, उस पार्ट को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ये जो है आगे देखने वाले हैं। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, ध्यान इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। तो देखो, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, all laws in force in the territory of India immediately before the coming into force of the constitution, मतलब संविधान बनने से पहले जो भी कानून हमारे इंडिया में थे उनको हम क्या बोलेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बोलेंगे। इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 बी वॉइड, मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे पार्ट 3 के, तो हम उसको क्या करेंगे, वॉइड डिक्लेयर करेंगे, या फिर उसमें से उस पार्ट को हटा देंगे, या फिर उस पार्ट को जो है हम इन ऑपरेटिव जो है डिक्लेयर कर देंगे। तो ये कैसे किया जाता है इसको हम समझते हैं अभी। तो देखो भाई, क्या था, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। बट हमने जो है इसको इंडिया में पूरी तरीके से लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारतीय संविधान जो है हमारे इंडिया में जो है पूरी तरीके से लागू हो गया। बट इसके पहले क्या था, इसके पहले जो है हमारे पास जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे, ब्रिटिश एरा के रूल थे। तो अब मान लेते हैं कि एक रूल था, ठीक है, मैं आपको आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको रियल मत मान लेना। तो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज था जो ये बताता कि बच्चों को स्कूल में कितने बजे जाना है, बच्चों को क्या क्या करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस प्री कॉन्स्टिट्यूशन की पहला सेक्शन ये बोलता था कि देखो भाई, बच्चों को जो है 8 से 11 बजे तक जो है स्कूल जाना है, ठीक है। इसके बाद बच्चा जो है स्कूल से घर वापस आ जाएगा, फिर खाना वगैरह खाएगा, फिर आराम करेगा 11 से 12 बजे तक। उसके बाद बच्चा जो है 12 से 2 बजे तक जो है अपने ट्यूशन वगैरह करेगा। देन इसके बाद बच्चा क्या करेगा, 2 से 5 बजे तक जो है आराम से खेल सकता है। देन इसके लास्ट सेक्शन में ये बोला गया कि देखो भाई, इन बच्चों के साथ साथ भारत में जितने भी नागरिक है ना, वो जो है रात के 10 बजे के बाद जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या बोल रहा था, ये कौन सा लॉ बोल रहा था, ये जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बोल रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 से हमारा भारतीय संविधान जो इंडिया में लागू किया। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, पार्ट 3 में जो है लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। इसके अकॉर्डिंग जो है हमने लोगों को जो है राइट टू फ्रीडम भी प्रोवाइड किया। अब इस राइट टू फ्रीडम में हमने बोला कि देखो भाई, अब जो है ना आप घर से बाहर कभी भी निकल सकते हो, 24 आवर्स तक जो है आप फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बिंदास आप घूमो, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो भाई, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, ये क्या कर रहा है, ये जो है वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि देखो भाई 10 बजे के बाद जो है आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, भारत का कोई भी नागरिक। और यहाँ पर बोला गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है कि आप 24 आवर्स तक जो है कभी भी घर से बाहर निकल सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारी न्यायपालिका बोलती है कि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट हमारा बोलता है कि हम एक जो है डॉक्ट्रिन लगाएंगे, कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसके तहत हम क्या करेंगे, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, ये जो वायलेट कर रहा है ना फंडामेंटल राइट्स को, हम क्या करेंगे, इसके इस सेक्शन को जो है ना इनएक्टिवेट कर देंगे। मतलब इसको हटा नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत इसको कुछ समय के लिए छुपा देंगे, मतलब इन ऑपरेटिव इनएक्टिवेट कर देंगे। तो एक्टिवेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा जो राइट टू फ्रीडम के तहत 24 आवर्स वाली हमने कंडीशन दी। ये क्या कर देंगे, हमारी जो न्यायपालिका है इसको एक्टिव कर देगा, और इसको जो है इनएक्टिव या इन ऑपरेटिव कर देगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, इसका जो सेक्शन था ना, ये क्या कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेशन कर रहा था, मतलब इसका उल्लंघन कर रहा था। तो इससे लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए हमारी न्यायपालिका ने जो है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत इनएक्टिव इन ऑपरेटिव कर दिया, मतलब इसको छुपा दिया। और जो बाकी कंडीशन थी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, ये अभी भी बनी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, ये लॉज तो बना रहेगा, ये सेक्शन बना रहेगा 8 से 11 वाला, 11 से 12 वाला, 12 से 2 वाला, और 2 से 5 वाला, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये अभी भी जो है इंडिया में जो है बने रहेंगे, इसको हम डेट डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट हाँ, इसका जो लास्ट सेक्शन है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है ना, इसको हम इनऑपरेटिव इनएक्टिवेट कर देंगे। अब मान लो कल को जाके अब क्या कर रहा है, ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, इस कंडीशन में जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि कल को जाके ये जो राइट टू फ्रीडम हमने फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड किया था 24 आवर्स वाली कंडीशन, इसको ही जो है हमारी संसद ने, हमारे पार्लियामेंट ने क्या किया, आर्टिकल 368 का यूज कर इसे ही हटा दिया, इसे ही रिमूव कर दिया।
अब इस कंडीशन में क्या है, ये हटने के बाद मतलब ये अभी हमारे इंडिया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है ना, अब जो है ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये बोलता है कि ये जो कानून हमने छुपाया था ना कुछ समय के लिए, ये जो है फिर से एक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब जब तक प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। परंतु कल को जाकर मान लो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करना बंद कर देता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, तो वो क्या, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जिस सेक्शन पर लगाया था ना, वो फिर से जो है ना एक्टिव हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 ये बोलता है। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या कहता है एग्जैक्टली अभी समझ में आ चुका होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई देखो, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज अगर हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो हम उस पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के तहत उस सेक्शन को जो है इनएक्टिवेट कर देंगे। अगर मान लो कल को जाके फंडामेंटल राइट्स में ही हम चेंजेस कर देते हैं, अगर अब वो जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट नहीं कर रहा या उल्लंघन नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में वो सेक्शन जो है फिर से एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम को हटाने के बाद हमारे पास कानून ही नहीं है ना भाई, कि कोई आदमी जो है अपने घर से बाहर कितने बजे तक निकलेगा। तो इस कंडीशन में कोई ना कोई कानून तो चाहिए। तो इस कंडीशन में प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की जो है ना ये सेक्शन फिर से एक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसको एग्जाम्पल के लिए आप सूरज को समझ सकते हो, जब इस पर जो है इक्लिप्स लगता है, जैसे कि मान लो ये जो सूरज है ना ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है। अब मान लो इस पर जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, हमको जो है सूरज थोड़े समय के लिए दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सूरज का अस्तित्व समाप्त हो गया, सूरज अभी भी बना है। परंतु क्या है इसमें, सूरज पर जब तक ग्रहण लगा है तब तक हमको सूरज नहीं दिखाई देगा। जैसे ही इस पर से ग्रहण हट जाएगा सूरज जो है हमको दिखना शुरू हो जाएगा। इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोला जाता है। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ये बेसिकली जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में लगाया जाता है। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 13 सब प्लस 1 पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 सब प्लस 2 की। बेसिकली ये जो बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करता है। मतलब हमारे संविधान बनने के बाद भी तो कानून बनेंगे ना, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 13 सब प्लस 2। आर्टिकल 13 सब प्लस 1 बात करता था प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के, मतलब संविधान बनने से पहले जो कानून थे ना इसके बारे में बात कर रहा था। बट आर्टिकल 13 सब प्लस 2 बात कर रहा है हमारे संविधान बनने के बाद जो भी कानून बनेंगे उसके बारे में। जैसे कि देखो भाई, अब क्या था, 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा भारतीय संविधान जो है पूरी तरीके से लागू हो गया था इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने जो है हमारे संविधान ने जो है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी थी कि 1950 के बाद भी जो है ना आप इंडिया में कानून बना सकते हो। क्या बोलता है आर्टिकल 13, एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको। आर्टिकल 13 सब प्लस 2 it deals with the post constitutional laws. It states that if the state make any law which is inconsistent with the fundamental rights in part 3, that law shall be void to the extent to which it violates the fundamental right। मतलब मान लेते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 1950 के बाद जो है एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। ठीक है, इसमें क्या थे, इसमें जो है 30 सेक्शन थे। मतलब फर्स्ट सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है 30 सेक्शन इस एक्ट में थे। बट हम मान लेते कि इन 30 सेक्शन में से क्या हो रहा था, ये जो दो सेक्शन थे ना, ये दो सेक्शन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे। नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं ये गारंटेड होते हैं। तो ये क्या हो रहा था, ये जो दो सेक्शन थे ना ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि देखो भाई, आपने जो कानून बनाया हमको इससे दिक्कत नहीं है, आपने कानून सही बनाया। बट क्या है, इसके जो दो सेक्शन है ना ये क्या कर रहे हैं, ये जो है नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। और आर्टिकल 13 सब प्लस 2 में बोला है कि देखो भाई, आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस सेक्शन को जो है रिम्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देखो भाई, हमें आपके कानून से कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, इन दो सेक्शन को हटा दो इस एक्ट में से, और बचते कितने 28 सेक्शन। 28 सेक्शन के साथ जो है इस कानून को जो है इंडिया में लागू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कौन से डॉक्ट्रिन के तहत करता है, तो एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब क्या है, इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोला जाता है। इसके तहत जिस एक्ट में जो भी यानी कि फंडामेंटल राइट्स को जो भी सेक्शन वायलेट करेंगे, जो भी आर्टिकल वायलेट करेंगे,
उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और बाकी एक्ट जो है इंडिया में लागू हो जाएगा। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 का एक एग्जांपल देख लो आप। एक केस था, कौन सा, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक केस था। इसमें हमारी न्यायपालिका ने बोला कि देखो भाई, जो प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है ना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है, इसका जो सेक्शन 14 है, ये सेक्शन 14 क्या कर रहा है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। न्यायपालिका ने बोला कि इस एक्ट में से जो है सेक्शन 14 को जो है आप रिमूव कर दो और बाकी एक्ट को जो है ना इंडिया में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो आई होप आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 की। तो ये बेसिकली बात करता है व्हाट इज लॉ, जो कानून का मतलब क्या है। जो अभी तक हमने देखा ना आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, तो ये इसी की बात कर रहा है। और इसमें बोला गया है कि कानून के अंतर्गत यानी कि डेफिनेशन में क्या क्या चीज आएंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि देखो भाई, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बॉयला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ द लॉ। मतलब इंडिया में जो जो ये अध्यादेश आदेश वगैरह है ना, ये क्या हो जाएगा, कानून के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेशन करेंगे तो हम आर्टिकल 13 के तहत क्या कर सकते हैं, उन पार्ट को जो है हटा सकते हैं जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। और क्या आता है कानून के डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, लॉ ऑल्सो इंक्लूड लॉ पास और मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो हमारी संसद कानून बनाती है वो भी कानून के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने का काम करती है, वो कई बार क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है कानून के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा। देन अदर कंपेटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, हमारा संविधान बनने से पहले क्या था, ब्रिटिश रूल था, वो भी कानून के अंतर्गत आ जाएंगे, जो ब्रिटिश लोगों के लॉज है। इसके बाद जो है हमारे देश में कई सारे रजवाड़े थे, कई सारा राजा थे, तो राजा राजा लोगों ने भी जो है कोई कानून बनाए थे, तो वो भी क्या है, वो भी जो है ना लॉज की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बोलता है एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 की। तो ये बोलता है कि देखो भाई, जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर में, उन अमेंडमेंट पर जो है आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिंपली इसका कहना यह है। मतलब क्या है, इसको देखो भाई, ये जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 है ना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो है ना ऐड किया गया था। क्यों, अब मान लो, वैसे तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, 13 सब क्लॉज 2, राज्य जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता हो। बट कभी कभी जरूरत आ जाती है कि हमें जो है फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है, हमें जो है उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक राइट था हमारे पास, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या था, पहले जो है एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन इसको जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जो है हटाया गया। अब क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो ये कैसे किया गया था, ये जो है आर्टिकल 368 के अंदर में किया गया था। अब आप बोलोगे कि सर देखो, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया तो ये क्या था, फंडामेंटल राइट था, तो हमारी न्यायपालिका ने जो है इसको वॉइड डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो इसीलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो संसद है, यही बोल रही है कि देखो भाई, अगर हम आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर कर अगर कोई फंडामेंटल राइट्स रिम्यू कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं उसमें, तो आप जो है उसको आर्टिकल 13 के तहत जो है वाइड डिक्लेयर नहीं करोगे। क्योंकि कभी कभी जो है ऐसी जरूरत आती है कि हमको जो है फंडामेंटल राइट्स को हटाना पड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको, आर्टिकल 368 का, इसमें क्या होता है, आपको लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत चाहिए। इसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में ये जो बिल है सेपरेटली पास होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत भी आपके पास होना चाहिए। देन इसमें जो है जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। देन इसमें जो है आधे, जो हमारी जो स्टेट है, हमारे इंडिया में कई सारे राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे, इसमें से जो है आधे राज्यों का सपोर्ट आपको इस बिल को होना चाहिए, तभी जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट यही बोल रही है, हमारी संसद यही बोल रही है कि देखो भाई, वैसे तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, ठीक है।
बट मान लो अगर हमको जरूरत पड़ी, कल को जाके फंडामेंटल राइट्स को हटाने की जरूरत पड़ी, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हमने हटाई आई, अब ये क्या है, लीगल राइट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर में करते हैं, तो उसको आप जो है फंडामेंटल राइट का वायोलेशन भी अगर वो कानून करेंगे, आर्टिकल 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप उसको जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये जो है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 बोलता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 13 जो है समझ में आ चुका होगा। मैंने जो है आर्टिकल 13 को समझाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।